नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। देश की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का दबदबा एक बार फिर से बढ़ता नजर आया। लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्ष ने एक नैरेटिव चलाया कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी और ये बात चुनावी मुद्दा बन गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दोहराते नजर आए, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की वो हर कीमत पर रक्षा करेंगे। लगातार वो लोकसभा चुनाव के बाद जाति जनगणना की मांग करते, संसद में दिख जाते, जाति जनगणना की बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालत यह है कि जाति जनगणना के ध्वजवाहक रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव को भी राहुल ने पीछे छोड़ दिया। पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया, हर चुनावी रैली में संविधान की कॉपी लेकर भाषण दिया, यहाँ तक कि वो संसद के तौर पर शपथ लेते वक्त भी हाथों में संविधान की कॉपी लिए हुए नजर आए। मानो राहुल जाति कार्ड के जरिए मंडल युग के दौर के सहारे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुमत से कम पर रोकने के बाद राज्य दर्ज राज्य किनारे लगाने की कोशिश में लगे हो। राहुल ने इसकी कोशिश भी की, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इतना बड़ा झटका झेलने वाली बीजेपी इस बार पूरी तरह से तैयार नजर आई। उसने मंडल की राजनीति के सामने कमंडल का वो ब्रह्मास्त्र चल दिया जिसकी काट जाति की राजनीति करने वाले मुलायम, मायावती, लालू, रामविलास तक नहीं निकाल पाए थे। पहले योगी, फिर मोदी और संघ प्रमुख ने हिंदुओं को एकजुटता के आह्वान को मानो ऐसा पकड़ा कि चुनाव से पहले ही अपने आप को विजेता मानने वाली कांग्रेस के पांव बाड़ा हो। हरियाणा हो या जम्मू, बीजेपी को हिंदुओं ने बड़ी संख्या में किया वोट। बीजेपी की जीत में हिंदुत्व ने बड़ी भूमिका निभाई। जम्मू में तो पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। 2024 के नतीजों के बाद कहा जाने लगा था कि हिंदुओं का वोट बट गया है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जरिए बीजेपी ने दिखाया कि हिंदुत्व का मुद्दा अभी भी धारदार है। 90 के दशक का मंडल कमंडल का दौर, साल 1990, जिसे भारतीय सामाजिक इतिहास में वाटरशेड मूवमेंट कहा जाता है। अंग्रेजी के इस शब्द का मतलब है वह क्षण जहां कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। बोफोर्स घोटाले पर हंगामा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर सियासत, हाशिए पर पड़े देश के बहुसंख्यक तबके से इतर जाति व्यवस्था में राजनीति की चाशनी जब लपेटी गई तो हंगामा मच गया। समाज में लकीर खींची और जाति राजनीति के धुरंधरों के पांव बारह हो गए। इन सबसे दूर दिल्ली की राजनीति ये अच्छी तरह से जानती थी कि आरक्षण का तीर उसके लिए वोट बैंक का ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, क्योंकि मंडल कमीशन से उपजी आरक्षण नीति का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत पर पड़ा। लालू, मुलायम, मायावती, पासवान जैसे नेता क्षेत्रीय छत्रप बनते चले गए। वक्त के साथ लालू और मुलायम मजबूत होते गए और अपने अपने राज्यों में ये नेता पिछड़ों की राजनीति से पलायन करते करते सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की राजनीति करने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त मंडल की राजनीति के उभार और उसके ठीक समानांतर राम मंदिर आंदोलन ने पहली बार जाति बिरादरी के मुद्दे को हिंदुत्व की बहस में जगह दिलवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर अभियान को कमंडल की राजनीति कहा जाता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर स्थल पर कारसेवकों को लेकर हिंदू संगठनों और तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के बीच संघर्ष ने देश प्रदेश की राजनीति को हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता में बांट दिया था। यूपी में लगने वाला जय श्री राम कई प्रदेशों में असर दिखाने लगा। जातीय आरक्षण के कार्ड और उदारीकरण के जरिए लोगों को आर्थिक तरक्की का रास्ता तलाशने का सपना दिखाने वाले पर जारी बहस के बीच 1991 के चुनाव नतीजे आए। भाजपा ने 221 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। मुलायम सिंह की पार्टी 34 सीटों के साथ चौथे नंबर पर रही। तब वह जनता पार्टी में थे। प्रदेश में घटी घटनाओं ने न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाला बल्कि अन्य राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित किया। अयोध्या और उत्तर प्रदेश में लगने वाला जय श्री राम का नारा कई प्रदेशों की सियासत पे असर दिखाने लगा। इंदिरा राजीव ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1951 और 2011 के बीच जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेस प्रधानमंत्री जाति जनगणना के खिलाफ थे, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत में आखिरी बार जाति जनगणना अंग्रेजों द्वारा कराई गई थी। 2011 में भी यह राजद जैसे कांग्रेस के सहयोगी थे जिन्होंने जाति जनगणना कराने के लिए यूपीए पर दबाव डाला था, जैसे कि कांग्रेस दशकों से ऐसा करने की घोषित नीति की स्थिति पलट गई। 2011 में भी पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, पवन बंसल जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना पर आपत्ति जताई थी और मंत्रियों के एक समूह जीओएम इस पर कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। जम्मू में बीजेपी को मिले हिंदुत्व की धार, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा तो जम्मू इलाके में बीजेपी का वर्चस्व दिखा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हाथ सत्ता की चाबी भले ही ना लगी हो, लेकिन यह साफ हो गया कि उसके हिंदुत्व और राष्ट्रवादी राजनीति की धार कुंद नहीं पड़ी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद बीजेपी ने जम्मू के रीजन में अपना दबदबा बनाए रखा और फिर अजेय रही। जम्मू कश्मीर में 60 सीटें मुस्लिम बहुल और 30 सीटें हिंदू बहुल। हिंदू बहुल 30 सीटों में से बीजेपी 26 जीतने में कामयाब रही और 3 सीटें मुस्लिम इलाके से जीती। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 2014 के चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से न सिर्फ पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आक्रामक भी नजर आएगी।
प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। ये नतीजे बीजेपी के लिए आगे की रणनीति की राह आसान करेंगे। हरियाणा में परिणाम पार्टी के पक्ष में रहे और इससे संदेश गया कि एक बार फिर पीएम मोदी उनकी नीतियों पर जनता ने मुहर लगा दी। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि ब्रांड मोदी अब भी लोगों का भरोसा बना हुआ है। नतीजों के एग्जिट पोल के रुझान उलट होने का मतलब 10 साल सत्ता में रहने के बाद अब पीएम मोदी की नीतियां, उनके फैसले और कामकाज को लेकर प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर के रूप में भी देखा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ब्रांड मोदी की चमक कायम है। बेअसर रहा किसान पहलवान। हरियाणा में बीजेपी के अनुकूल नतीजा आना दिखा रहा है कि किसान जवानों और पहलवानों के मुद्दे ने जनता को प्रभावित नहीं किया। दिल्ली की सत्ता में बैठे दल के ये हरियाणा वो राज्य है उसे यूपी, राजस्थान से लेकर पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक से जोड़ता है। हरियाणा और यूपी दहलीज है और दिल्ली की दोनों ही जगह बीजेपी है। ऐसे में एक दहलीज अगर कमजोर पड़ती तो बीजेपी के किले के दरकने का खतरा बढ़ जाता, लेकिन इसे बीजेपी ने मजबूती से अपनी ओर कर लिया। कांग्रेस ने गंवाया मौका। नतीजे विपक्ष के मुताबिक नहीं आए, जिससे इस बात का संकेत भी मिलता है कि लोकसभा में विपक्ष का बेहतर प्रदर्शन सिर्फ तुक्का था। लोगों को अब उसमें सियासी विकल्प नहीं नजर आता। हरियाणा में कांग्रेस की हार विपक्षी खेपे में कांग्रेस की ताकत और पकड़ को भी कमजोर कर सकती है। कांग्रेस को अगर जीत मिलती तो ये उसके लिए संजीवनी की तरह होती। इससे नेताओं कार्यकर्ताओं में यकीन पैदा होता है कि वे बीजेपी को हरा सकते हैं। ऐसा होना विपक्ष खासकर कांग्रेस के लिए रिवाइवल जैसा होता। इन नतीजों से कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ सकती थी। फिर चाहे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की बात हो या फिर झारखंड और महाराष्ट्र में सीटों का तालमेल, कांग्रेस मजबूती से अपना हिस्सा मांग सकती थी। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के सामने सीधे मुकाबले में कमजोर साबित हुई। पिछले कुछ सालों से यह ट्रेंड लगातार चला आ रहा है। साथ ही इस हार ने कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगा दिया है। लगातार भीतरघात से गुजर रही पार्टी को नए नैरेटिव की तलाश होगी। मजबूती से अपने एजेंडे को लागू करेगी बीजेपी। 2019 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें अपने नाम की थी। वहीं 2024 में मुकाबला 50-50 का हो गया। इसी से कांग्रेस ने मान लिया कि अब वो बस हमारी ही सरकार बनने वाली है। कांग्रेस ये भूल गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हरियाणा के 90 में से 46 सीटों पर आगे थी। हरियाणा में बीजेपी की जीत का देश की राजनीति और सियासत पर क्या असर होगा, ये सवाल अब सबसे अहम हो गया है। लेकिन हरियाणा की जीत ने बीजेपी और पीएम मोदी को एक नया आत्मविश्वास दे दिया है। इस नतीजे के बाद पीएम मोदी नीतिगत मामलों से जुड़े फैसलों की ओर आगे बढ़ेंगे। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कई सारे मुद्दे पर यू टर्न लेने के लिए मजबूर रही सरकार अब पूरी मजबूती से अपने एजेंडे को लागू करेगी। तो आज हमने आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।